कृषि जो है वो हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची का मतलब क्या हुआ? केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और इस 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो 3 गो सूची बना करके, एक जिस पर कि सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा, दूसरा जिस पर राज्य कानून बनाएगा, और तीसरा पर जो है कानून दोनों मिल करके बनाएगा। तो ये जो कृषि है वो केंद्र सूची में नहीं आता है, वो किस सूची में आता है? राज्य सूची में आता है। और 2011 की ही जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए, भारतीय टोटल 55% कृषि पर निर्भर हैं, अर्थात उनका जीवन यापन कृषि से हो रहा है, खेती बाड़ी से हो रहा है। अब सवाल आता है कि भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो वो थे पंजाब राय देशमुख। क्या नाम था? पंजाब राय देशमुख। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? पंजाब राय देशमुख थे। अब देखिए, जिस तरह से विश्वविद्यालय देखते हैं उसके अंडर कई सारा कॉलेजेस होता है, ठीक उसी तरह से पहला कृषि विश्वविद्यालय, कैसा विश्वविद्यालय? कृषि विश्वविद्यालय वो स्थापित हुआ था उत्तराखंड में। नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। क्या नाम था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब कभी कभी आप इसका नाम सुनिएगा ना, गोविंद बल्लभ, तो आपके दिमाग में ओ गोविंद बल्लभ पंत सागर भी तो था। हाँ, जब यही लग जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो वो है हिमाचल प्रदेश में, समझ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में वो एक झील है, मानव निर्मित कहिए या फिर उसको कृत्रिम। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में आता है गोविंद बल्लभ पंत सागर। लेकिन यह झील की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की बात हो रही है। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ये वही 1960 है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों मिल करके सिंधु जल समझौता किया था। तो बताइए, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। अब पूछेगा, बताइए भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र ये कहाँ स्थित है? पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी। पुदुचेरी कहें या फिर पांडिचेरी कहें, हालांकि पांडिचेरी का नाम 2006 में बदल के क्या कर दिया गया? पुदुचेरी। ये सवाल आपके आरपीएफ के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि बताइए पांडिचेरी से पुदुचेरी कब इसको बदला गया? 2006 में। और वहीं पुदुचेरी में ही भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। क्या स्थित है? पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित हुआ? पुदुचेरी। पुदुचेरी पर फ्रांस लोगों का अधिकार था। और हाँ, ये आज़ाद हुआ 1954 में। हमारा भारत कब आज़ाद हुआ? 47 में। ये लोग को छोड़ के गया 54 में। अब पुर्तगाली जो बैठल था गोवा में, वो तो भागिए नहीं रहा था, ओकरा भगाने के लिए फोर्स लगाना पड़ा 1961 में, तब भागा। तो पुदुचेरी पर फ्रांस का अधिकार था। तो पहला जो भारत का कृषि विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? यहीं पुदुचेरी में। अब सवाल आता है, तो कृषि विज्ञान केंद्र था। अब जरा कृषि पर विज्ञान जब करिए लिए तो कृषि पर तनिक अनुसंधानों कर लीजिए। कृषि पर विज्ञान के लिए कहाँ जाएंगे? पुदुचेरी। और कृषि पर अनुसंधान के लिए कहाँ जाएंगे? दिल्ली। बता, कृषि के विज्ञान के लिए जाएंगे पुदुचेरी। कृषि के विज्ञान के लिए कहाँ जाएंगे? पुदुचेरी। वहीं पर कृषि अनुसंधान के लिए जाएंगे कहाँ? दिल्ली। पहले ये बिहार में ही स्थित था, बिहार के पूसा में स्थित था। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेज लोग करके गया था, नहीं,
जगह का नाम है। तो ये ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी जो स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी, बिहार में हुई थी। लेकिन 1936 में इसको कहाँ लेके चल गया? दिल्ली में। उसका नाम रखा पूसा कैंपस। क्या नाम रखा गया? पूसा कैंपस। और इस संस्थान का नाम क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। याद ऐसे रखना है, कृषि पर विज्ञान के लिए कहाँ जाएंगे? कृषि पर अनुसंधान करना हो तो कहाँ जाएंगे? ये पहले कहाँ था? हमारे बिहार में ही। अब है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च। आप इसको किसी तरह से ट्रिक याद कर सकते हैं। वन में मार्च करने के लिए गया था 21 गो लोग, लौटा नहीं। मार्च को छोड़िए ना, कहिए ना, वन में 21 गो लोग मार करने गया था। लो, वन में 21 गो लोग मार करने गया था, उसी में याद हो जाएगा। हमको याद से मतलब है। अब सवाल आता है कि भारत के लोगों ने क्या कृषि पर कभी ध्यान नहीं दिया क्या? सबको पता है जनसंख्या बढ़ते जा रहा है और ज़िंदा रहने के लिए नहीं कुछ, मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन अपना आप का रिचार्ज करना पड़ेगा। यदि हम नहीं भोजन करेंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात भोजन तो ज़रूरी है। कृषि पर ध्यान दिया गया, जनसंख्या बढ़ रहा है, इसके लिए कृषि पर जो ध्यान देने के लिए जो क्रांति चला था उसका क्या नाम था? हरित क्रांति। क्या नाम था? विश्व में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं उनका नाम क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? ये विश्व में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। और इसी नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर एगो बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। आपसे पूछेगा बताइए बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कहेंगे अरे नॉर्मन बोरलॉग खुद है, ये खेती बाड़ी से संबंधित है, कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, हरित क्रांति का जनक था। तो एक नाम पर जो बोरलॉग पुरस्कार होगा वह कृषि से ना होगा। आगे देखिए, आखिर ये हरित क्रांति शब्द दिया कौन? तो हरित क्रांति जो ये शब्द है ये दिया था विलियम गॉड। गॉड का माने भगवान नहीं होता है, भगवान दिया था। कौन दिया था? भगवान दिया था, गॉड दिया था कि लो नॉर्मन बोरलॉग, तुमको हम एक शब्द दे रहे हैं हरित क्रांति, जाओ क्रांति करो। कथी होता हरित क्रांति? तो फसल का पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। अब है कि ठीक है, विश्व में तो हरित क्रांति को जनक आप कह दिए नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति का शब्द भी वही गॉड दिया। लेकिन अब है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। और भारत में जो हरित क्रांति जो आया था वो 1967 से 68 के बीच में आया था। कब से कब के बीच में आया था? 1967 से 68 के बीच में आया था। क्या आया था? भारत में हरित क्रांति। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन। ठीक है। ठीक है। विश्व में कौन? कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द दिया कौन? तो कहेंगे विलियम गॉड। कहेंगे भारत में कौन? तो कहेंगे MS स्वामीनाथन। अब देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रथम राज्य था जहाँ पहुँचने वाला, वो कौन सा राज्य था? पंजाब। भारत में पहुँचने वाला पहला राज्य कहाँ था? पंजाब। पंजाब में हरित क्रांति सबसे पहले पहुँचा। और सबसे बेसी प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूँ पर। गेहूँ पर पड़ा, चावल पर पड़ा। लेकिन दाल का पैदावार कम हो गया, लेकिन गेहूँ चावल इस सब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और उसमें भी सबसे बेसी प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूँ पर। वर्तमान में यदि हम गेहूँ चावल के उत्पादन में प्रथम देश की बात करें वो है आपका चीन। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? हमारा भारत है। ठीक है, गेहूँ उत्पादन में।
अगर गेहूं के उत्पादन में यदि कहें भारत में पहला राज्य कौन सा, अरे पंजाब लिखल है, उत्तर प्रदेश कौन होगा, उत्तर प्रदेश। सबसे बेसी भारत में जो गेहूं का उत्पादन कर रहा है वो कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश। वहीं कहेगा बताओ तो धान यानी चावल उत्पादन सबसे बेसी कौन कर रहा है, तब कहेंगे WB वेस्ट बंगाल। नहीं समझ में आया? गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल। समझ में आ गया? अब पूरे विश्व में कहेंगे सबसे बेसी गेहूं कौन, तो चीन। सबसे बेसी चावल कौन, तो चीन। भारत क्या नंबर पर, दूसरा नंबर पर। ठीक। अब है पूछता है कि बताइए गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कहेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या कहेंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावे गेहूं में आपको विटामिन भी पाया जाता है, B1, B2, B6, ये सब विटामिन पाया जाता है। हालांकि इसको याद करने रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन गेहूं में वो रोग लगता है, वो ये याद करना ज़रूरी है। गेहूं में जो रोग लगता है उसका नाम है रस्ट रोग। क्या होता है, रस्ट रोग। ऐसे इसको ट्रिक बनाइए, गेहूं जब ठोक देता है, गेहूं में जब रोग लगता है ना डस्ट बन जाता है, डस्ट बन जाता है। ऐसे याद रखिए, गेहूं में जब रोग लगेगा ना तो गेहूं नहीं रहेगा, डस्ट बन जाएगा। डस्ट बन जाएगा क्रम मैंने उसको कौन सी हो गया, रस्ट रोग। कौन सी हो गया है, और केकड़ा कारण हुआ है, कवक के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, कवक के कारण हुआ है। गेहूं जब डस्ट बनने लगे तो समझ जाओ उसमें कौन सा रोग हो गया है, रस्ट रोग हो गया है। किसके कारण, कवक के कारण। पूछेंगे बताइए गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, कहेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम। कहेंगे बताइए गेहूं सबसे बेसी कौन उत्पादन करता है, कहेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहेंगे धान सबसे बेसी कौन उत्पादन करता है, चावल, तो कहेंगे पश्चिम बंगाल करता है। कहेंगे विश्व में सबसे बेसी गेहूं कौन, तो कहेंगे चीन करता है। भारत का नंबर पर, दूसरा नंबर पर। ठीक। अब है गुणसूत्र के बारे में। जैसे मनुष्यों में क्या गुणसूत्र पाया जाता है, 46 गो, 23 जोड़ी जिसको बोलते हैं, 46 गो कहिए। वही गुणसूत्र गेहूं में क्या वो पाया जाता है, 42। और चावल के मामले में इसको उलट दीजिए, 4 2 है ना, 2 इसको उलट दीजिए तो 2 4 हो जाएगा। तब 42 किसका, तो कहेंगे गेहूं का। और कहेंगे उसको उलट करके 24 बोलिए किसका, तो चावल का। ये दोनों, हाँ ये दोनों गेहूं और चावल, ये दोनों ग्रेमिनी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है, ग्रेमिनी कुल, वंश जिसको बोलते हैं। हाँ, ये दोनों किस कुल का पौधा है, ग्रेमिनी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है, ग्रेमी कुल का पौधा है। कहेंगे बताइए गेहूं में कितना गुणसूत्र, कहेंगे 42 गो। कहेंगे चावल में कितना गुणसूत्र, तो उसको उलट देते हैं, 24। अब जिस तरह से आप गेहूं का वैज्ञानिक नाम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, ट्रिटिकम एस्टिवम, उसी तरह से कहेगा चावल का भी वैज्ञानिक नाम बताइए ना, दीजिए, ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है, ओराइजा सटाइवा। याद ऐसे रख सकते हैं इसको, चावल भात सटाने के काम में नहीं आता है, साटने के काम में नहीं आता है। बच्चा में करबे किए होंगे, पतंग बनाते हैं बच्चे में और उसको एकदम भाते से लिप दिए, मम्मी देखी तो गोसाई होबे करता है। तो चावल जो है वो किस चीज़ के काम में आता है, सटाने के काम में, तो साटने के काम में, तो सटाइवा। बस इतना सटाइवा याद रह गया, सटा हुआ बस इतना सट जैसे याद हो गया तो बस हो गया, खेल खत्म। 4, हाँ हाँ सही बात है। तो कहेगा मम्मी कहेगी कि तो गुड्डी साटे छे, सटाएगा तो ओढ़ेबे न करेगा चावल, जल्दी उड़ा गया। सटाएगा तो ओढ़ेबे करेगा चावल। अब चावल में एगो रोग होता है, कौन सा रोग है, खैरा रोग। कौन सा रोग, खैरा रोग।
किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। जिंक, ZN का शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए, जिंक का लिखे हुए, ZN मतलब जिंक होता है। जिंक की कमी से कौन सा रोग होगा? खैरा रोग। किस में होगा? चावल में। अब इसको ट्रिक बन रही है, देखिए। खीर कौन चीज़ से बनता है? चावल। आज जे चावल में खैरा रोग हो गया उससे खीर बनाइएगा? नहीं। आया बात समझ में? चावल से खीर बनाते हैं, लेकिन उसको खुद खैरा रोग हो गया चावल को, तो खीर बनाएंगे नहीं। गेहूं को जब रोग होता था ना, तो ये डस्ट बन जाता था। कौन सा रोग होता था उसको? रस्ट रोग। अब देखिए, जो इसमें विटामिन B1, B2, B6, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ इसमें पाया जाता है। पता है, गेहूं से भी तेल निकाला जाता है। उसमें वसा होता है। उसी तरह से चावल में भी, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में चूँकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए देखते हैं चावल हम लोग दिन में भी खाएंगे, रात में रोटी खाएंगे। रोटी को पचने में समय लगता है, चावल जल्दी पच जाता है। रात में 9 बजे 8 बजे खाएंगे, रात भर टन करते रहेंगे बढ़िया से। काहे? रोटी धीरे धीरे ना पचता है, आराम आराम से पचते रहे, और चावल जल्दी पच जाता है। ठीक है? दोनों में सर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हाँ, दोनों में सबसे ज़्यादा। इसीलिए तो देखिए, हम लोग को ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, वही हम लोग को ऊर्जा देता है। प्रोटीन आपके मांस को बढ़ाता है, वजन बढ़ाएगा। जैसे नहीं तो जिम मैनेज हो जाएगा तो प्रोटीन ऊपर से लेगा। बच्चा इनको दाल बेसी खाता है खाने के लिए, का है उससे प्रोटीन बच्चे को सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। और उस उम्र में उस बच्चे को प्रोटीन का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उसी से उसका मांस बनता है, मसल्स बनता है। अब वसा हो गया, चमड़ी बढ़ेगा, चमड़ी बढ़ेगा वसा से। समझ गए? ये तीनों चीज़ ज़रूरी है आपके शरीर के लिए। ऊर्जा। हाँ हाँ, दोनों में ही सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए सुबह शाम देखते हैं चावल रोटी खेबे करेंगे हम लोग, क्योंकि उससे हमको एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और दोनों एक ही कुल का पौधा है, ग्रेमिनी कुल का पौधा। इसका वैज्ञानिक नाम देखिए, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका नाम है ओराइवा सटैवा। ठीक है, ओराइचा सटैवा। अब देखिए, बहुत सारे चावल को देखिएगा, उसको पॉलिश कर दिया, चमकेगा दूरे से, है ना, करिएगा तो हाथ में लग जाता है। और उस चावल का इस्तेमाल करिएगा ना, तो उसका थायमिन गैल है, चल गया, B1 उसका निकल जाता है। या चावल को बहुत ज़्यादा धोते हैं, तो ऐसी भी स्थिति में आपका विटामिन जो B1 है वो भी निकल जाता है। B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन। B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन। तो बेसी पॉलिश मारल का चावल खाना चाहिए? खाना ही नहीं चाहिए। अब तो नहीं मिलता है, पॉलिश वाला बहुत ही कम मिलता है। VK गोल्ड भी ले लीजिए, उसमें पॉलिश अब नहीं रहता है। पॉलिश तो पहले के समय में खूब होता था। देखे, वाह चमक रहा है, बड़ा बढ़िया चावल है, लेके चला है। B1, उसमें जो विटामिन था B1 गया। उसके बाद मान लीजिए कोई भी चावल है, कोई भी चावल है, उसको हम बेसी धोएंगे ना, तो ये B1 गया। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बेसी पॉलिशों वाला खाना ही, पॉलिश वाला तो खाना ही नहीं चाहिए। और मान लीजिए हम लोग चावल को धोते भी हैं, तो 2 बार बहुत हो गया। 2 बार का मैंने बहुत हो गया, 2 बार से बेसी धोना ही नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, B1 आपका निकल जाएगा। और हम लोग सोचते हैं कि अच्छा उजला उजला निकलिए रहा है, और धोते हैं। आपको पता होना चाहिए वही उजला वाला कार्बोहाइड्रेट है, जा रहा है सब पानी। ना तो हम लोग चावल पॉलिश लगल का चावल खाएंगे, ना तो बेसी चावल को धोएंगे। अब देखिए, गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है, नाम क्या है उसका? ग्लूटीन। क्या नाम है? ग्लूटीन। गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाएगा उसका क्या नाम है? ग्लूटीन। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए? ग्लूटीन। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए? ग्लूटीन। अब है विश्व की सबसे पहला चावल की बौनी किस्म, वो है IR8। क्या नाम है? IR8। विश्व की सबसे पहली
बौनी किस्म का जो धान का पौधा था या फिर चावल का पौधा था उसका नाम क्या था? IR8। क्या नाम था? IR8। इसके अलावा पूसा 444 ये आपको बाजरा से संबंधित है। वहीं पर पंत जी 114 ये चना से संबंधित है। कहेंगे बताइए भारत में सबसे पहला किस राज्य में हरित क्रांति आया? तो कहेंगे पंजाब। भारत में हरित क्रांति लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कहेंगे MS स्वामीनाथन। इसके अलावा भारत कृषि का इतिहास ये पुस्तक है, इसको कौन लिखा था? MS रंधावा। हमारे भारत में हरित क्रांति कब आया था? 1967 से 68 के बीच में। वहीं पूछेगा बताइए कृषि पर विज्ञान, तब कहेंगे पुदुचेरी। कहेंगे कृषि पर अनुसंधान, तब बताइए क्या होगा? तब चल जाएंगे कहाँ? दिल्ली। सबसे पहले तो हमारे बिहार में स्थापित किया गया था। वन में गया था 21 गो मार करने के लिए, ऐसे याद रख सकते हैं। हो गया।